Today we are going to start abrotenum. Constitution. Marasmus of children with marked emaciation. Marasmus पहले से ही एक प्रोटीन डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है बच्चों में, जिनमें प्रोटीन डिफिशियंसी रहती है. तो मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेसिएशन मतलब बहुत ज़्यादा मसल वेस्टिंग हो रही है, वहाँ पे मसल मास नहीं चढ़ रहा है, स्पेशली ऑफ लेग्स. अब मरासमस में देखा जाए ग्लूटियल रीजन, लेग्स सारे इन्वॉल्व रहते हैं, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ लेग्स की बात कर रहे हैं. द स्किन इज़ फ्लैबी, स्किन फ्लैबी रहेगी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स. स्किन फ्लैबी है यानी मसल टोन नहीं है उसमें, फ्लैबी का ये है. और हैंग्स लूज इन फोल्ड, सिंपल सी बात है कि मसल टोन नहीं रहेगी तो जो स्किन रहेगी वो एक के ऊपर एक हैंग करेगी फोल्ड्स में. और इसी को अगर देखें नेक में अगर देखने को मिल रहा है तो वो हमें नेट्रम म्यूर और सैनिकुला की तरफ जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो आप मेरास्मस को इमेजिन कर सकते हो और उस तरह समझ सकते हो, हाँ एब्रोटेनम कुछ वैसा कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है. मेंटल जनरल्स में आते हैं. द चाइल्ड इज़ इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डेस्पोडेंट. चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब नेचर का बंदा है, बहुत इरिटेबल है, दिमाग उसका ख़राब रहता है, परेशान रहता है. क्रॉस है, एकदम बिल्कुल नहीं कुछ बोलता है. वायलेंट है, इनह्यूमैन है. वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल. अब ये जो लाइन है ना, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल, ये एब्रोटेनम के लिए काफ़ी अच्छा कीनोट है. तो उसको हमेशा कुछ गंदा करने का मन करेगा, क्रूल करने का मन करेगा. तो इसीलिए पहले बात देखा जाए इल नेचर्ड बच्चा है, इरिटेबल है, क्रॉस है, एकदम वायलेंट है, इनह्यूमन है एंड वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल. सो कुछ बर्बाद करने का ही मन करेगा, क्रूल करना चाहेगा, मारना चाहेगा, पीटना चाहेगा, ख़राब बोलना चाहेगा. अब ये मेंटल जनरल्स में आ गए जिसमें उसका हल्का सा मेंटल मेकअप पता चल गया. फिजिकल जनरल्स में देखा जाए तो रैवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल. रैवेनस हंगर मतलब खाना बहुत खाना चाहेगा, खाता भी अच्छा खासा, लेकिन तब भी उसके बाद वो बंदा नहीं कर पा रहा है. तो जस्ट यहाँ पे देखा जाए तो मरासमस में ज़्यादातर हमें एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो बच्चे आते हैं वहाँ देखने को मिलता है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि रैवेनस हंगर है, खाना पीना अच्छा खा रहा है, लेकिन तब भी वो फ्लैश लूज़ कर रहा है. तो कई बार ऐसी जगहों पे जहाँ पे बैड एसिमिलेशंस की वजह से बच्चे अच्छे से मसल वेट पुट ऑन नहीं कर पाते या फिर ग्रोथ अपने जो माइलस्टोन है वो नहीं टच कर पा रहे, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं इसमें. और अगर कंपैरिजन मेडिसिन देखा जाए तो आइडम, नेट्रम म्यूर, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलाइनम भी सोचा जा सकता है. ये फिजिकल जनरल हो गया. अब अगर हेड में आए तो हेड में इसने दोबारा कहा है कि मेरास्मस हेड वीक, कैन नॉट होल्ड इट अप. अब हेड वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मेरास्मस है, उसके अंदर ज़्यादा हिम्मत नहीं आ रही है, बॉडी में जान नहीं है, तो स्कल का वेट भी वो बंदा बेयर नहीं कर पा रहा है. इसी वजह से है इन मेरास्मस हेड इज़ वीक, कैन नॉट होल्ड द वेट ऑफ दी कैन नॉट होल्ड इट अप. और एथ्यूज़ा में भी देखने को मिलता है रिलेशंस में देखें तो. फेस की बात करें तो फेस ओल्ड, पेल, रिंकल्ड है. अब सिंपल सी बात है, अगर बंदे को खाना पीना नहीं मिल रहा है, मरासमस है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बैड एसिमिलेशन है, तो चेहरे की वो रौनक नहीं रहेगी. तो बचपन से ही बच्चा ओल्ड लग रहा है, पेल है, रिंकल्ड है. तो क्योंकि स्किन अगर देखें तो फ्लैबी थी, लूज थी, हैंग कर रही थी, तो हमें पेल, रिंकल्ड देखने को मिल रहा है. पेल से एक और चीज़ देख सकते हैं, जब बच्चा खाना पीना नहीं खा रहा है तो उसका ब्लड में भी कुछ ज़्यादा होगा नहीं, तो बंदा अनेमिक भी हो सकता है अच्छा खासा. अनेमिक है, इस वजह से तुम्हें फेस पे भी पैलर जो है वो पेल देखने को मिल रहा है. फेस हो गया. अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे आएंगे. ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिनेंटेरिया. डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का एक एपिसोड चलता रहेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा. लिनेंटेरिया को अगर समझें तो वो होता है कि जो स्टूल होता है वो छोटे छोटे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स में निकलता है, तो उसको लिनेंटेरिया कहते हैं. अब एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाओ. एक्सट्रीमिटीज़ से अगर हम आने से पहले अगर हम ये सोचें बैक करके कि शुरुआत में बोला था कि एक हमें लेग्स में उस बंदे के मतलब मसल नहीं चढ़ रहा था, वहाँ पे मैसेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा था. तो अब और क्या हो सकता है? अगर वहाँ पे मसल्स नहीं है, वहाँ पे अगर टोन नहीं है, तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स एंड फॉलोइंग कोलिक. अब पैर में कॉन्ट्रैक्शंस जो लिम्ब्स में आ रहे हैं, उसको क्रैम्प्स हो रहे हैं, वो हो रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मसल मास ज़्यादा नहीं है. तो मसल मास ज़्यादा नहीं है तो मसल अच्छे से वहाँ पे डेवलप नहीं है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्ब्स है, क्रैम्प्स हो रहे हैं. और कोलिक के बाद ये हो रहा है, तो कोलिक में भी तुम देख सकते हो. अब रूमेटिज्म एक नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे लिखा है फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशन ऑल्टरनेट्स विथ हेमरॉइड्स विथ डिजेंट्री. अब ये जो लाइन बोल्ड में लिखी हुई है, फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशन, चेक्ड का मतलब ये है कि सप्रेस कर दिया गया. अब उस टाइम के हिसाब से देखा जाए डायरिया के लिए अगर आपने सिंपल सा कोई एक ऐसा एजेंट दे दिया जिससे डायरिया रुक जाए,
तो उससे इसको दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रूमेटिज्म उस चीज़ के बाद होने के चांसेस हाई हैं फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर स्वेलिंग कमेंसेस। पेन बहुत ज़्यादा होता है इससे पहले स्वेलिंग हो, और ये हेमरॉइड्स और डिजेंट्री में ऑल्टरनेट चलता है। तो ये एक कीनोट सिम्टम है जिसको हम तीन डिजीज़ेस से समझ सकते हैं, जिसमें टेंडेंसी है रूमेटिज्म की, दूसरा हुआ ये हेमरॉइड्स ऑल्टरनेट कर रहा है, और डिजेंट्री ये है। और इसमें जो कीनोट सिम्टम वही है फ्रॉम सडनली चेक डायरिया एंड अदर सिक्रेशंस। अब रूमेटिज्म था, और भी जो चीज़ें इसमें आ सकती हैं वो है गाउट। गाउट भी एक डिजीज़ फैक्टर है जिसमें जॉइंट स्टिफ हैं, सोलन, जॉइंट स्टिफ हो गए हैं, सोलन है, विथ प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट और एंकल जॉइंट, रिस्ट और एंकल जॉइंट पेनफुल है, दर्द कर रहा है, और इन्फ्लेम्ड है, रेडनेस, इससे याद करो। तो गाउट एक डिजीज़ है, उसको इसने अच्छे से समझा है कि जॉइंट्स स्टिफ हैं, सोलन है, फूल गए हैं, विथ प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट में और एंकल में, पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड, वेरी लेम एंड सोल ऑल ओवर द बॉडी, बहुत ज़्यादा थकान है, एक तरह कह सकते हो प्रोस्ट्रेशन है। तो वेरी लेम, सोर ऑल ओवर द बॉडी, ये चीज़ क्यों हो रही है? सबसे पहली बात है बैड एसिमिलेशन है। बैड एसिमिलेशन है तो सिंपल सी है, मसल्स में उतना ज़्यादा कुछ भी पहुंच नहीं पा रहा है जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो लेम, सोर, दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, वो रहेगा ही रहेगा। दोबारा एक और आता है जो हम लोग आगे पहले पढ़ चुके हैं, मरास्मस और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली। अब फीवर इसका देखेंगे, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड। तो फीवर में भी देखा जाए तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत प्रोस्ट्रेशन है, और एक हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रन। अगर फीवर आया तो उसके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं कि वो कुछ कर सके। फीवर में ऐसे ही इंसान थोड़ा सा लूज, मतलब कमज़ोर रहता है, बट ये ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन है। तो अगर आप फीवर से केस देखोगे तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के सेम मिल रहा है तो आप फीवर में एब्रोटेनम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रही है। अनेबल टू स्टैंड, कुछ लोग फीवर में चल लेते हैं पर ये बंदा बेडरिडन रहेगा। स्किन में देखें, इचिंग चिलब्लेंस। अब ये वर्ड पहली बार सुने तो लगता है क्या हो सकता है, बट चिलब्लेंस में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुजली होगी तुमको, लेकिन ये चिलब्लेंस का मतलब फ्रॉस्ट बाइट वाला नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट है अगर, या फिर एक्सपोजर टू कोल्ड है, या वेट है, या नॉन फ्रीजिंग कंडीशन से हो रहा है, तो उस टाइम पे जो इचिंग हो रही है उसको तुम समझ सकते हो कि इचिंग चिलब्लेंस है। और ये एगैरिकस में भी मिलेगा, उसको एगैरिकस के टाइम पे कंपेयर करेंगे अच्छे से। रिलेशंस में देखें, आफ्टर हेपार इन फरंकल। फरंकल क्या होता है? फरंकल एक्चुअली में बॉयल होता है, जो पेनफुल बॉयल होता है, और वो पस फिल्ड होता है, स्किन के अंदर होता है। ये जनरली हमेशा हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन के बाद होता है, तो उसको फरंकल मान सकते हैं हम लोग। अगर इचिंग चिलब्लेंस पे वापस आएँ तो हल्की सी उसकी पैथोलॉजी समझें तो क्या हो सकता है। अगर मान लो ये मेरा हाथ है और ये कोल्ड एक्सपोजर हुआ, फ्रॉस्ट बाइट नहीं, कोल्ड एक्सपोजर हुआ नॉन फ्रीजिंग कंडीशंस पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा, सिंपल सी बात है, सॉरी वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं उसको वापस ऐसी कंडीशन में जाता हूँ जहाँ पे वो कोल्ड कंडीशन जो थी वो हट गई, रिवॉर्मिंग हो गया, तो तुरंत ही वहाँ पे वैसोडाइलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो वहाँ पे आएगा। वैसो कंस्ट्रिक्टेड थी, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिली फिर वहाँ पे हमारी जो वेसल्स हैं वापस डायलेट कर गई। अब ये जो वैसो कंस्ट्रिक्शन से वैसो डायलेशन का टाइम है, रिपरफ्यूजन इंजुरी करके भी एक चीज़ होती है। तो नॉर्मल सी चीज़ जब हमारी चीज़ बैक आई, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें पेरीवैस्कुलर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ होती है, पैथोलॉजी कह सकते हो या फिर फिजियोलॉजी बिहाइंड दिस थिंग हैपनिंग इन आवर बॉडी, कि इचिंग चिलब्लेंस इसलिए हमें होती है। तो ये हम एक बेसिक से मान सकते हैं। अब अगर रिलेशंस पे आए तो एक जो लाइन लिखी है वो ये है, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायनिया इन प्लूरिसी, लंग के अगर इन्फ्लेमेशन है प्लूरिसी में, व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेडिंग रेस्पिरेशन। अब हम लोग एब्रोटेनम सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमेशा लंग की अगर कोई दिक्कत रहती है तो हम लोग एकोनाइट और ब्रायनिया देने का सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें लंग के सिम्टम्स ज़्यादा अच्छे से हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्रेसिंग सेंसेशन है लंग्स में जो हमें अफेक्टेड साइड पे सांस ही नहीं लेने दिया जा रहा है, तो वहाँ पे एब्रोटेनम एक अच्छा सा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बन के आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्रोटेनम। थैंक यू।